हाँ सुनिए, कल हम लोग देख रहे थे कि अगर ये टकराने से पहले पार्टिकल्स का मास अगर m1 m2 वेलोसिटी v1 v2 हो और टकराने के बाद, खैर मास तो वही रहेगा m1 m2, लेकिन अगर वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश हो, तो याद है हमने फॉर्मूला डिराइव किया था इसका। बताइए v1 डैश का क्या फॉर्मूला आया था? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस, अच्छा यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आया था, याद है? m2 इंटू ई और फिर v2 माइनस v1, जो यहाँ है वही पहले यहाँ रहेगा। m2 है तो v2 रहेगा, m1 होता तो v1 होता, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या बताइए m2 हो गया था। और अगर जब हम लोगों ने v2 डैश निकाला था तो v2 डैश कितना आया था? m1 v1 सेम था, m2 v2 सेम था, लेकिन यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 था, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा m1 और उसके बाद e, और उधर था क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है ना? ठीक है, तो 1 है तो 1 आएगा, v1 माइनस v2 और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा बताइए? m1 प्लस m2, ऐसा करके होगा। क्या बोलते हो? ऐसा ही ना होगा? चलो ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर कोलिजन इलास्टिक हो, फॉर क्या? अरे फॉर क्या? इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम लोगों ने फिर यहां पर भी 1 रखा था और यहां पर भी 1 रखा था, और तब हमको v1 डैश कुछ ऐसा मिला था, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और फिर यहां आया था, क्या आया था? प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहां आया था v2 आया था। लेकिन जब हम लोगों ने यहां पर E की वैल्यू को 1 रखा था तो v2 डैश हमको मिला था। अब देखो पिछली बार यहाँ 1 था तो यहाँ 1 था, अब की बार यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा, तो m2 माइनस m1 ना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस, ये तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ v1 की जगह क्या आएगा? v2 आएगा, और प्लस 2 फिर m1 आएगा, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये आएगा v1, ऐसा v1 आया था। एक और बात है, ये जितना भी v1 v2 v1 डैश v2 डैश ये सब हम लोगों ने ये सब जो है हम लोगों ने राइट डायरेक्शन में ही ना माना है। हमने सबकी वेलोसिटी किधर मानी है? राइट डायरेक्शन में मानी है। लेकिन मान लीजिए कभी क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि ये जा रहा है इधर v1 से और ये जा रहा है इधर v2 से, तब हम कैसे पुट करेंगे? तो सब कुछ सेम रहेगा, बस v1 की जगह तो v1 रहेगा, लेकिन v2 की जगह पे माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए v2 इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ माइनस 4 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ठीक है, अच्छा फाइनल आंसर भी, मतलब v1 डैश और v2 डैश जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव मिले, हो सकता है कि इसमें से कोई नेगेटिव भी आ जाए। तो नेगेटिव आ जाने का क्या मतलब हुआ? कि वो चीज इधर ना जाके इधर जा रहा होगा, बोलो ना। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि क्या हो अगर m1 बराबर m2 हो जाए, और ये सारा कहानी किसके लिए देखा जा रहा है? इलास्टिक कोलिजन के लिए। अरे बोलो, किसी भी जनरल कोलिजन के लिए तो ये फॉर्मूला रहेगा, लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन हो जाए तो E की जगह पे हम 1 डाल देंगे, और E की जगह पे अगर 1 डालेंगे तब फॉर्मूला ये ना बन जाता है? अरे बोलो, तो इलास्टिक कोलिजन हो और m1 बराबर m2 बराबर कुछ m हो जाए, तो आपको याद है v1 डैश आ गया था v2 और v2 डैश आ गया था, और हमने कहा था कि यहाँ तो वेलोसिटीज का एक्सचेंज हो गया। यही ना देखा था हम लोगों ने? वेलोसिटीज का एक्सचेंज हो जाने का मतलब हुआ कि देखो ना, दोनों का मास सेम है। अरे मास सेम है, और ये इलास्टिक कोलिजन भी है। मैंने कहा था कि आप इसको क्या मानिएगा, लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये इलास्टिक कोलिजन ही है। तो मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब हुआ कि टकराने के बाद वेलोसिटीज का एक्सचेंज होगा का मतलब हुआ कि ये वाली वेलोसिटी ये ले जाएगा और ये वाली वेलोसिटी ये ले जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से, और बाबू ये जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से। बोलो, चलो ठीक है। उसके बाद देखो, ये भी मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटीज का एक्सचेंज होगा। तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड। बोलो ना, इसको अगर ए बोला जाए, इसको क्या बोला जाए? तो ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है हाँ। तो टकराने से पहले ए की वेलोसिटी थी राइट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड, टकराने के बाद v की वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन में। बोलो जल्दी, टकराने से पहले
टकराने से पहले बी की वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड लेफ्ट डायरेक्शन में, टकराने के बाद पलट जाएगा रे भाई, तो टकराने के बाद ये ए की वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड लेफ्ट डायरेक्शन में। बोलो, देखा था हम लोगों ने, और इसमें भी देखा था कि अब टकराने से पहले ये रेस्ट में था और ये 5 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा था, टकराने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा और ये 5 मीटर पर सेकंड से उधर जाएगा। ठीक है, वेलोसिटीज का एक्सचेंज होता है। आगे बढ़े, हो गया था ना ये सब, ठीक है। इफ वन ऑब्जेक्ट इज मच हैवियर देन अदर। अच्छा, अभी मान लो कि जो टक्कर होगा उसमें एक चीज बहुत भारी होगा, दूसरा बहुत, ऐसे समझ लो कि ट्रक से साइकिल का टक्कर हो गया, समझ रहे हो। चाहे मान लो कि कोई हाथी चल रहा है, चलते चलते चूहे से टकरा गया, ऐसा कुछ समझेंगे हम लोग। एक मास बहुत भारी होगा, दूसरा बहुत हल्का, एक होगा 5000 केजी का तो एक होगा 2 केजी का। हाँ, तब उस केस में हम सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, पहले मैं आपको ट्रेडिशनल तरीका बताता हूं, जैसा सब लोग बताएगा आपको। उस तरीके में हम लोगों को ना चीजों को नेगलेक्ट करने आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? तो आपको चीजों को नेगलेक्ट करने आता है? कब से करते हैं आप लोग नेगलेक्ट? बचपन से? नहीं, नेगलेक्ट करना है, नेगलेक्ट होना नहीं ना है। बचपन से नेगलेक्ट होते आ रहे हैं, ये एक दूसरी बात है। नेगलेक्ट करते भी आ रहे हो पढ़ाई लिखाई को। हाँ हाँ, ये ओरिजिनल बात है। पढ़ाई लिखाई को तो सर हम लोग नेगलेक्ट ही कर देते हैं, वो बात नहीं है। बात ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई बहुत महंगा चीज खरीदने हम लोग चलते हैं, क्या खरीदे? हीरा, हेलीकॉप्टर खरीदे, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदते हैं। मान लो हेलीकॉप्टर का जो दाम है वो है 5 करोड़ रुपए। कितने हैं? नहीं नहीं, एक्चुअल दाम 5 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ 2 रुपया है उसका दाम। 2 रुपया आधार कार्ड का फोटो कॉपी का वो ले रहा है तुमसे, ठीक है। तो दाम कितना है हेलीकॉप्टर का बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 अब प्लस कितना 2, 5 करोड़ 2 रुपया है। मान लीजिए आप वहां गए तो चिल्लर लेके तो नहीं ना जाइएगा, 2 रुपया पॉकेट में तो आपके होगा नहीं। अब करोड़ों की डील करने जा रहे हो, चिल्लर लेके जाओगे। तुम बोलोगे कि देखो इस सूटकेस में 5 करोड़ है, अब बाकी 2 रुपया मेरे पास नहीं है, देना है तो दो, ना तो मैं जा रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, ये डील होगा कि नहीं? ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे 2 रुपया 4 रुपया थोड़े कमा रहा है, वो आपसे लाखों करोड़ों कमा रहा है। हो सकता है कि 4 करोड़ में उसको पड़ा होगा, वो आपको 5 करोड़ में बेच रहा है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये 2 रुपया, मतलब 5 करोड़ के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये 2 रुपया नेग्लेजिबल है। वो बोलेगा चलिए कोई बात नहीं है, हटाइए, 2 रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम आपको हेलीकॉप्टर दे देंगे। चाहे मान लीजिए आपके पास 2 रुपया था और आपने पूरा एकदम 5 करोड़ 2 रुपया दिया, आप वापस लौटिएगा, जैसे रामदा में उतारे आप, है ना। तो कोई आपसे पूछने आएगा कि ये कितने का पड़ा है, तो तुम बताओगे, बोलोगे क्या 5 करोड़ 2 रुपये में पड़ा है? खुद लजा जाओगे। मतलब तुमको झूठ भी नहीं बोलना है, अब ऐसा नहीं है 5 करोड़ का है तो 7 करोड़ बोलना है ना। तो तुम क्या बोलोगे? यही ना बोलोगे कि 5 करोड़ का पड़ा है जा, क्योंकि 2 करोड़ बोलते समय आपको, सॉरी 5 करोड़ और 2 रुपया बोलते समय आपको शर्म आएगी कि नहीं? नहीं आएगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुम बेशरम आदमी है, तुमको काहे का शर्म आएगा? ठीक है, हाँ मैं उसी को बोल रहा हूं, अरे मैं उसी को बोल रहा हूं भाई। चलो इधर देखो, तो ये 2 रुपया जो है आप नहीं बताएगा, बोलेगा 5 करोड़ में पड़ा है, ठीक है। चलिए, तो आप भी ये 2 रुपया नेगलेक्ट कर रहे हैं। अब सुनिए, मान लीजिए कि इसी हेलीकॉप्टर का दाम जो है वो 4 करोड़ 99,99,998 रुपया होता है, माने 5 करोड़ से 2 रुपया कम, ठीक है। कितना होता बताइए? 1 2 3 4 5 6 7, इतना दाम होता है उसका। और महंगी चीजें खरीदने जाओगे ना तो इसी टाइप का दाम होता है। जीन्स, हाँ जी, जीन्स खरीदने जाओगे तो लगभग रहेगा 3,000 का, बोलेगा 2,999 रुपये का है ना। तो आप उसको तो 5 करोड़ ही ना दीजिएगा, 5 करोड़ ही दीजिएगा। अब वो बोले कि देखिए मेरे पास 2 रुपये छूट नहीं है, तो आप हेलीकॉप्टर लीजिएगा कि लौट आइएगा? ऑब्वियसली लीजिएगा। थेथरा ही मत करो, मारेंगे इतना मारना, लौट आएगा। तो भीख मांगा सब कहीं का।
मैं कह रहा हूं कि अगर 2 रुपये छुट्टा उसके पास नहीं है तो ये डील होगा कि कैंसिल कर दीजिएगा? ऑब्वियसली होगा। आप पर भी इसका कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा होता भी है। जैसे मान लो कोई जीन्स खरीदने हम लोग जाते हैं ना, तो होता है 2,999 रुपये का, तो हम तो मान लो कि कैश अगर लेके गए तो हम तो 3,000 उसको दे देते हैं। तो 3,000 दे देते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग इंतजार करते कि 1 रुपया दे देता तो ठीक है रहता है। अब मान लो अगर वो नहीं दिया ना, तो मांगने में भी लाज लगता है। कैसे बोले कि 1 रुपया तुम हमको दे दे ना? किसी बड़े मॉल वॉल में जा रहे तो वो सब कहाँ से चॉकलेट रखेगा ना? अच्छा है, कभी कभी ऐसा होता भी है, बोलेगा कि सर देखिए 1 रुपया तो छूटा नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं है, रहने दो। तो ये जो है, आप अगर 5 करोड़ उसको देते हैं, शांत रहिए, और 2 रुपया अगर उसके पास छूटा नहीं है, तब भी ये डील हो जाएगा। यानी आप भी ये 2 रुपया नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बोलिए ना। चलिए, अब मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और रास्ते में आपको भूख लग गया, तो कहीं किसी कानून की गुमटी के बगल में आपने अपना हेलीकॉप्टर उतारा और आपने मिल्क बिकीज खरीदा 5 रुपए का। मिल्क बिकीज खरीदा, ये 5 ही रुपए ना लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास 3 ही रुपया है, 3 रुपया ही है। वो जो आपका ड्राइवर नहीं, उसको पायलट बोला जाएगा, वो जो आपका पायलट है, मान लो उसके पास है पॉकेट वॉकेट में कहीं 3 रुपया, झाड़ झुड़ के उसने आपको 3 रुपया दे दिया, तो आप उसको 3 रुपया दे दीजिए। अब 5 रुपए का बिस्किट है और आप उससे बोले कि एक काम करो ना, 2 रुपया छोड़ो ना, अभी अभी हेलीकॉप्टर खरीद के है, वो भी 2 रुपया छोड़ दिया है। वो छोड़ देगा 2 रुपया? नहीं छोड़ेगा। हालांकि ये छोटा तो है इससे, लेकिन नेगलेक्ट करने के लायक छोटा नहीं है, तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, झोटा झोटी हो जाएगा उधर तुरंत, ठीक है? ये तो तुम, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो तुम कर सकते हो जाके, ठीक है? ये आपके औकात के बाहर है ठीक है, लेकिन इसका कर सकते हो। 5 रुपए का सामान खरीद के 3 रुपए देना, बोलना कि 2 रुपए छोड़ दो, तो आपको पता चल जाएगा। चाहे अगर मान लीजिए कि कभी हम 3 रुपए का पार्ले जी खरीदते हैं और उसको 5 रुपया देते हैं, ये 3 रुपया लिखा हुआ है, कितना देते हैं उसको? 5 रुपया, तो उसको 2 रुपया लौटाना है ना। दुकानदार बोले कि मेरे पास 2 रुपया नहीं है, तो आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ आपने छोड़ दिया था, यहाँ आप छोड़ दीजिएगा। हम 3 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, 2 रुपया वो हमको नहीं दे रहा है, तो हम भी नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में ये छोटा तो है, लेकिन नेग्लेजिबली स्मॉल नहीं है, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो जब कभी भी चीजें प्लस और माइनस के साथ लिखी हो, मतलब 2 चीजें जोड़ के लिखी हो चाहे घटा के लिखी हो, और उसमें से एक चीज दूसरे चीज के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी हो, तो हम उस बहुत छोटी चीज को चाहे तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे डेरिवेशंस में हम ऐसा करते हैं कि अगर एक चीज के बगल में कोई दूसरा चीज बहुत मतलब किसी बड़ी चीज के बगल में बहुत छोटी चीज अगर लिखी रहे, तो अक्सर हम लोग उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मेन बात अब सुनिए, ये काम आप कभी मत करिएगा कि कहीं अगर 5 करोड़ लिखा रहे और उसमें लिखा रहे ये, तो आप इसको मत नेगलेक्ट कर दीजिएगा कि सर देखिए इसके बगल में बड़ा छोटा सा चीज लिखा हुआ है। ये आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये 5 करोड़ को क्या बनाने वाला है? ये 10 करोड़ बनाने वाला है। तो उस 2 को नेगलेक्ट मत करिएगा। चाहे कभी अगर ऐसा लिखा रहे तो हम इसको भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। यानी नेगलेक्ट हम तभी करते हैं जब एक चीज के बगल में दूसरी चीज जोड़ या फिर घटा के लिखी हुई हो, गुना भाग में रहे, तो हम उसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। सही है? मामूली कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े क्या? चलो अब सुनो बाबू, मान लो कि एक बहुत भारी चीज है, मान लो हाथी है, जा रहा है V1 से, आगे आगे चूहा भाग रहा है V2 से, और इसका मास कितना है? M2 है। तो इट इज वेरी क्लियर दैट M1 इज बहुत बहुत बड़ा देन क्या? M2। ये तो नहीं बोलेंगे M1 इज ग्रेटर देन M2? अरे बोलो ना। हाँ, तो यहाँ पर हाथी और चूहे के बीच में जब कंपैरिजन होगा, तो एक बार का ये ग्रेटर देन जस्टिफाई करेगा क्या सिचुएशन को? 2 बार लगाना होगा। बोलिए। चलिए ठीक। अभी टकराने के बाद क्या होगा? तो टकराने के बाद मान लो कि ये हाथी का जो वेलोसिटी है वो V1 डैश है, और चूहे का जो वेलोसिटी है वो क्या है बताओ? V2 डैश है। तो अब देखना यह है कि V1 डैश और V2 डैश कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं V1 डैश। बताइए। अच्छा, कोलिजन इलास्टिक है। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं। तो कोलिजन इलास्टिक है, तो आपको याद है M1 माइनस
m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या बताइए ना, v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और इंटू क्या, ऐसा v2 हो जाएगा। अब आइए हम नेगलेक्ट करना शुरू करते हैं। ये बताइए m1 और m2 जोड़ घटाव करके लिखा हुआ है कि नहीं, बीच में माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली अगर इन दोनों में से कोई एक बहुत छोटा होगा तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। बताओ कौन बहुत छोटा है? m2 बहुत छोटा है, नेगलेक्ट करिए, आप इसको खत्म करिए यहाँ से। समझ लीजिए ये 5000 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें बताइए m2 फिर छोटा हो गया, जोड़ के लिखा हुआ है, तो इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, सही है। अच्छा इधर देखिए, इधर m2 जो है वो बहुत छोटा है। m2 कैसा है? बहुत छोटा है। और एक तो m2 बहुत अच्छा, इस m2 को तो खैर नेगलेक्ट हम लोग कर लेंगे। इसको क्यों नेगलेक्ट कर लेंगे? क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी के बगल में इसको लिखा हुआ है और वो भी जोड़ के लिखा हुआ है, तो इसको तो नेगलेक्ट कर लेंगे। एक तो बाबू m2 बहुत छोटा है और ऊपर से तुम उसको m1 से डिवाइड कर रहे हो, m1 जो कि एक बड़ा क्वांटिटी है। तो एक तो खुद बहुत छोटा था, ऊपर से एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो तुमको नहीं लग रहा ये और हद से ज्यादा छोटा हो जाएगा? यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा टर्म आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपरे में बहुत छोटा क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो ये ओवरऑल बहुत छोटा नहीं हो जाएगा। और मिला जुला के v1 डैश इज इक्वल टू तुमको कितना मिलेगा? ओ माय गॉड, ये m1 से m1 भी कट गया, तो सिर्फ क्या मिलेगा? ये आपसे क्या कहना चाह रहा है ये बताइए। ये कहना चाह रहा है कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सही बात भी है। मान लो आगे आगे चूहा भाग रहा है, पीछे पीछे हाथी आ रहा है, तो हाथी चूहे से टकरा जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो इसके लिए क्या हम ये सब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके तब निकाल के लेके आएंगे। ये तो हम याद रखेंगे कि अगर एक बहुत भारी चीज से अगर कोई बहुत छोटी चीज टकरा जाए तो उसकी वेलोसिटी पे असर, कोई ट्रक जा रहा है उससे कोई साइकिल टकरा जाए तो ट्रक की वेलोसिटी पे असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वैसा ही सिचुएशन है। लेकिन अभी हमको देखना है कि इस पर असर पड़ेगा कि नहीं। तो कॉमन सेंस का यूज करके बताइए, इस पर असर पड़ेगा? मान लो चूहा जा रहा है, पीछे से हाथी आके टकरा गया उससे, बोलो ना, हाथी का टकराएगा मतलब उसका पैर मान लो टकरा गया ऐसे, चूहे पर असर पड़ेगा? उस पर अच्छा खासा असर पड़ेगा, यानी वो तो हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग v2 डैश ना लगाएंगे, तो v2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और इंटू तब यहाँ क्या आता है? v2 आता है, और उसके बाद प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या आता है बताइए? v1 आता है। अब इसमें भी नेगलेक्ट करेंगे, विच वन इज सबसे छोटा? m2, मतलब बहुत छोटा है, ठीक है। तो जहां जहां m2 m1 के साथ जोड़ घटाव करके लिखा होगा उसको नेगलेक्ट करें। तो यहाँ देखिए m2 m1 के बीच में माइनस का साइन है और m2 बहुत छोटा है, और इसको नेगलेक्ट कर दें, m2 को नेगलेक्ट कर दें, बोलो बाबू। लेकिन यहाँ पर देखो ना, ऊपर में m1 ना है, जा m1 बड़ा है, नेगलेक्ट नहीं होगा ये। लेकिन बताइए नीचे में m1 प्लस m2 है, तो इस m2 को तो नेगलेक्ट करेंगे ना। तो मिला जुला के ये v2 डैश देखिए तो आपको कितना मिला? अच्छा ये m1 से m1 कट गया तो माइनस v2 अब प्लस, फिर m1 से m1 कट जाएगा 2v1 माइनस v2 प्लस 2v1। इसका मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी को डबल करके इसकी वेलोसिटी को, बोलो सब लोग मिलके बोलो, इसकी वेलोसिटी को डबल करके इसकी वेलोसिटी को घटा दीजिएगा, तो इससे आपको इसका वेलोसिटी मिल जाएगा कोलिजन के बाद। क्या मिल जाएगा? कोलिजन के बाद का वेलोसिटी मिल जाएगा। इसकी भारी वाले की वेलोसिटी को डबल करके उसमें से हल्के वाले की वेलोसिटी को क्या करिएगा? घटा दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा। सही है। चलिए अभी सिचुएशन को अगर उल्टा कर दे, क्या कर दें? सिचुएशन को अगर उल्टा भी कर दें, मैंने कहने का मतलब है कि ये जो है क्या कहा जाता है, हाँ रुक जा, हाँ ये जो है ये v1 से जा रहा है और ये जा रहा है कैसे? v2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो आपकी बार ये ना बहुत हल्का है और ये बहुत भारी होगा। आपकी बार m1 इज बहुत छोटा देन क्या? m2, नहीं बाबू। तो आपको बताना है कि टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी,
टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, v1 डैश और v2 डैश, है कि नहीं बाबू? बोलो ना। अब की बार पीछे वाला ना भारी हो, सॉरी आगे वाला भारी हो गया, पीछे वाला हल्का है। यानी हाथी आगे जा रहा था, चूहा आगे पीछे से टकरा गया, ऐसा सिचुएशन है। तो बताओ जल्दी से कि v1 डैश का फॉर्मूला क्या होता है? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और इनटू प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और इनटू क्या, v2। अभी हल्का m1 ना है, तो इस m1 को नेगलेक्ट करिए, फिर इस m1 को भी नेगलेक्ट करिए। m2 भारी है तो ये पूरा टर्म नेगलेक्टेड नहीं होगा, लेकिन m1 तो नेगलेक्टेड होगा ना। और मिला जुला के v1 डैश इज इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हाँ, ये m2 से m2 कट जाएगा, तो ये माइनस v1 प्लस कितना 2v2 नहीं हो जाएगा। तो यहां से भी हमको वही रिजल्ट मिला कि नहीं? क्या रिजल्ट मिला बताइए? भारी वाले की वेलोसिटी को डबल करके हल्के वाले की वेलोसिटी को उसमें से घटा लीजिएगा, ऐसा करके हो जाएगा। अरे बोलो ना। हाँ ठीक है। और ये जो आपका v2 डैश था, क्या था v2 डैश, तो क्या मैं सही में डिराइव करूं कि तुम कॉमन सेंस से बता दोगे कि ये क्या होने वाला है? क्या कॉमन सेंस है? हो v2 ही होगा, क्योंकि उसके टकराने से इस पर असर नहीं पड़ेगा। और ऑब्वियसली किताब में भी है, और चाहे तो आप अपने से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। कहने का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारी वाला आगे है कि भारी वाला पीछे है। आपको करना ही होता है कि भारी वाले की वेलोसिटी को डबल करके उसमें से हल्के वाले की वेलोसिटी को क्या करिएगा, आप घटा लीजिएगा। हाँ, वेलोसिटीज लिखते समय इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि अगर उधर है तो प्लस साइन के साथ, इधर है तो माइनस साइन के साथ, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर मेरी मानो तो मैं ये सब करना प्रीफर नहीं करता हूँ, और ना ही मैं ये सब फॉर्मूला भी याद करना प्रीफर करता हूँ। इसकी बजाय मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? मेरा अपना ढूंढा हुआ ट्रिक है, और ये ट्रिक है, आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है? रे ऑप्टिक्स पढ़ा है 10th क्लास में? अरे 10th में नहीं था क्या? रे ऑप्टिक्स 10th में नहीं है? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? कौन सी था? अरे यार, उसी को रे ऑप्टिक्स बोला जाता है। खैर छोड़ो, हटा। तो वहां से मैं एक, वहां से इस, शांत हो जाइए, वहां से एक कॉन्सेप्ट को मैंने इससे रिलेट किया है। और अगर आप बढ़िया से समझ जाइएगा ना, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। करना बस इतना है कि जो भारी ऑब्जेक्ट होगा ना, भारी ऑब्जेक्ट, उसको आपको मानना है मिरर। क्या है? और उसकी वेलोसिटी पर असर नहीं पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है तेरे की। भारी वाले को क्या मानना है? उसकी वेलोसिटी पर असर नहीं पड़ेगा। एक बहुत हल्की चीज किसी बहुत भारी चीज से टकरा जाए तो भारी वाले की वेलोसिटी पे असर नहीं पड़ता है। हल्के वाले को तुमको मानना है ऑब्जेक्ट और इमेज, दोनों मानना है। देखो, जो मैं बोल रहा हूं तुमको नहीं समझ में आ रहा, ये मैं जानता हूं, लेकिन एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। बोले एक बार फिर से, भारी वाले को क्या मानना है? मिरर मानना है, सही है। हल्के वाले को क्या मानना है? ऑब्जेक्ट भी मानना है और इमेज भी मानना है। ऑब्जेक्ट मानना है कोलिजन से पहले, और इमेज मानना है कोलिजन के बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? मिरर है, और ये इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। आप बताइए इसका इमेज कहां बनेगा? जस्ट पीछे। अच्छा, इतना जानते हो ना कि अगर ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर होगा। और ये किधर जा रहा होगा? अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज किधर जा रहा होगा? इमेज इधर जा रहा होगा। ये समझ पा रहे हो ना? इसमें कोई रटना नहीं ना है, कॉमन सेंस वाली बात है ना। सामने अगर मिरर लगा रहा है तो मैं अगर मिरर की तरफ जाऊंगा तो मेरा इमेज भी तो आपके पास आएगा ना। मैं जाकर मिरर सट जाऊंगा, मेरा इमेज भी आके सट जाएगा, सही है। तो ये इधर की तरफ किस स्पीड से जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहीं पर है और ये जा रहा है, चलिए 1 मीटर पर सेकेंड से भेजते हैं, बताइए इमेज किधर जा रहा होगा?
सुनिएगा हो क्या रहा है। ये क्या है? मिरर अब की बार दूर जा रहा है। तो मिरर दूर जाएगा तो मेरा इमेज कहाँ जाएगा? हाँ, वो भी दूर जाएगा। समझ रहे हो ना? वो भी दूर जाएगा। बहुत बढ़िया। इमेज भी दूर जाएगा। किस स्पीड से दूर जाएगा बताइए? किससे दूर जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड से। गलत बात। अगर मिरर मूव करे तो इमेज की वेलोसिटी डबल होती है। बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। मान लो बाबू, ये आपका क्या है बताओ ना? अरे ये क्या है? ये मिरर है। और मान लो कि ये 10 मीटर की दूरी पे है। कहाँ है? तो बताओ इमेज कहाँ बनेगा? बोल नहीं रहे हो? अरे 10 मीटर की दूरी पे ही ना बनेगा। अब चलो मिरर को हम खिसकाते हैं 1 मीटर। कितना खिसकाते हैं? 1 मीटर खिसकाते हैं। चलो ये मैंने खिसका दिया मिरर को। कितना बताओ जल्दी? 1 मीटर। ये मैंने 1 मीटर खिसका दिया। अब बताना तो थोड़ा, ये कितना हो गया? बोल ही नहीं रहे हो। पता नहीं क्या हो गया है तुमको। क्या ये 11 मीटर है? तो बताओ ना इमेज कहाँ बनेगा? फिर ये 11 मीटर पीछे बनेगा, यानी कहीं यहां बनेगा। समझ नहीं पाए तुम? अगर हमने 1 मीटर खिसका दिया तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस अब 11 मीटर हो गया। तब मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस भी कितना? कौन बताएगा इमेज कितना खिसका है? कौन बताएगा? 1 मीटर खिसका है। 1 मीटर खिसका है। पहले ऑब्जेक्ट से इमेज था 20 मीटर पे, अभी ऑब्जेक्ट से इमेज है 22 मीटर पे। ये 1 मीटर खिसका है। ये कितना खिसका है? 2 मीटर खिसका है। तो ये बात देखिए, आप अगर याद रखिएगा तो 12th क्लास में भी ये सब आपको पढ़ना है ना? वहाँ एक्स्ट्रा मेहनत हमको नहीं करना पड़ेगा। तो अब एक बार फिर से बता दीजिए, ऑब्जेक्ट अगर यहीं पर है, बोलो बोलो, और मिरर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज भी उधर ही जाएगा। लेकिन किस स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड से उधर ही जाएगा। क्या बोलते हो? ऐसा होगा? चलो ठीक है, काम करते हैं, थोड़ा दोनों को खिसकाते हैं। दोनों को मान लिया जाए कि ये आपका जो मिरर है और ये कौन है बताओ? ऑब्जेक्ट है। मिरर को इधर भेजा जाए, किस स्पीड से भेजे बोलो? 4 मीटर पर सेकेंड से। चलो 4 मीटर पर सेकेंड से भेज दें। इसको किधर भेजा जाए? इधर। इधर भेजा जाए। चलो इधर भेजते हैं। और किस स्पीड से भेजें? 1 मीटर पर सेकेंड से। चलिए 1 मीटर पर सेकेंड से भेजते हैं। अब आपको बताना है कि इसका इमेज कहीं इधर पीछे बनेगा। वो किधर जा रहा होगा? देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि इसके मूवमेंट की वजह से ये किधर और किस स्पीड से जा रहा होगा, फिर इसके मूवमेंट की वजह से ये किधर और किस स्पीड से जा रहा होगा। तो बताइए, अगर ऑब्जेक्ट, सुन लो, हल्ला मत करो, ऑब्जेक्ट अगर, तो इमेज कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट इधर जा रहे तो इमेज भी इधर जाएगा। अरे जिंदगी में कभी आईना नहीं देखे हो क्या? मान लो वो मिरर है, हम जा रहे हैं इधर, तो मेरा इमेज मेरा पीछा करेगा। थोड़ी देर बाद मिरर से निकल आएगा, हम इधर जाएंगे, वो उधर जाएगा, पीछे भागेगा। तो इधर क्या, किस स्पीड से जाएगा बताइए? 1 मीटर पर सेकेंड से। अरे बोलो जल्दी। मिरर जा रहा है इधर 4 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज किधर जाएगा? इमेज नहीं समझ में आ रहा है। ये मिरर इधर आ रहा है, मिरर नजदीक आ रहा है, तो इमेज किधर जाएगा? अच्छा, मिरर को मतलब इतना तुम्हारा शकल गंदा है कि मिरर को नजदीक लाओगे, इमेज दूर भागेगा। गजब आदमी हो। फिर से मिरर नजदीक आ रहा है तो इमेज कहाँ आएगा? नजदीक ही आएगा। मिरर जिधर मूव करता है इमेज भी उधर ही मूव करता है। ठीक है, तो मिरर बाबू रे इधर ना आ रहा है तो इमेज भी इधर ही आएगा। और किस स्पीड से आएगा? 8 मीटर पर सेकेंड से। ये तुमको समझ में नहीं आया क्या? तो बताओ ना, नेट वेलोसिटी कितना होगा? नेट वेलोसिटी होगा इधर की तरफ 7 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया? इधर की तरफ 7 मीटर पर सेकेंड। सही है, नेट वेलोसिटी इधर की तरफ 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक आध को और दो बताओगे? चलो ठीक है, बताओ। लो, है मजा आ गया। अच्छा बताओ, तो तुम्हें बताओ, इसको कहाँ भेजा जाए? कहाँ भेजा जाए? इधर। चलिए भेज देते हैं इधर। किस स्पीड से भेज दें? 5 मीटर पर सेकंड से। बहुत बढ़िया। इसको कहाँ भेजा जाए? इधर। अच्छा, किस स्पीड से भेज दें? हैं?
3 मीटर पर सेकंड से, चलिए 3 मीटर पर सेकंड। अब चलिए आपको बताना है कि ये कहाँ जा रहा होगा, किधर कहाँ जा रहा होगा और किस स्पीड से जा रहा होगा। आपके पास देखिए पेन और कॉपी भी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सही बताइएगा। गजब आदमी है रे, हमको बताना है इमेज की स्पीड क्या होगी। इमेज इधर जाएगा, किस स्पीड से जाएगा? ऐसा नहीं ना कि हमको ये बताना ही नहीं चाहिए था तुमको। किधर जा रहा होगा? इधर की तरफ आ रहा है। और किस स्पीड से आ रहा है? 11 मीटर पर सेकंड से। कैसे? कैसे बताओ, कौन कौन बताएगा कैसे आया है ये? तो लग रहा है बहुत भारी चीज कुछ मैंने बता दिया यहाँ। मैं सोच रहा था मैं कॉन्सेप्ट को आसान करता हूं, छोड़ दिया जाए इसको। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? तो इमेज कहां जाएगा? इधर जाएगा ना। किस स्पीड से जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड से। और मिरर कहां जा रहा है? तो इमेज किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। मेरे मिरर इधर आ रहा है, इमेज भी इधर ही है। किस स्पीड से? 6 मीटर पर सेकंड से। तो इसका नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ये तुमको आया रे समझ में? ये आया समझ में क्या हुआ इधर? अगर और दूं मैं, लो दोनों को भगाओ एक ही से डायरेक्शन में। हाँ बोलो इसका क्या दिया जाए? 8 मीटर पर सेकेंड। और इसको बोलो 5 मीटर पर सेकेंड। चलो बताओ इमेज कहाँ जा रहा होगा, किस स्पीड से जा रहा होगा? तो हवा में उड़ गया है सब। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। और किधर आ रहा है? हाँ ये मत करो, एक डायरेक्शन बढ़िया से बताओ। ये ऐसे बताओ ना, तो ऐसे बताओ। ऐसे 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 करता है सब। किधर? उधर जा रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है क्या? चलिए ठीक है। 8 से ये आ रहा है, तो 8 से ये इधर जाएगा। 5 से इधर जा रहा है, तो 10 से ये इधर जाएगा। तो मिला जुला के 2 से नहीं इधर जा रहा है ये। तो जो इमेज होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा होगा। ठीक, अब समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो समझना ये सब नसीब में नहीं था तुम्हारे। अब देखिए ये बहुत भारी है, ये बहुत हल्का है। अभी टकराने के बाद जो है, टकराने के बाद क्या होगा? तो सबसे पहले भारी वाले की वेलोसिटी पे असर नहीं पड़ता है। तो 5 मीटर पर सेकंड से पहले जा रहा था, 5 मीटर पर सेकंड से ये अभी भी। सवाल है हल्के वाले का, तो मैंने क्या बोला, इसको क्या मानना है? ऑब्जेक्ट। जा, हल्के वाले को क्या मानना है? कब ऑब्जेक्ट मानना है? कोलिजन से पहले। और इसी हल्के वाले को इमेज मानना है, लेकिन कब मानना है? कोलिजन के बाद। और इसको क्या मान लेना है? मिरर मान लेना है। तो आप बताइए ना, अगर ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये इधर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है रे? ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? मिरर है। और ये क्या है? इमेज है। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज इधर नहीं जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से। और मिरर अगर इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज इधर जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से। यानी इसकी वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकंड। हो गया, देख कर हम लोग बता देंगे, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। दोबारा समझाऊं? ये समझ में आया है? अगला वाला करके बताओगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ।
बताओ, पहले बताओ ये भारी वाले का क्या करे, भारी वाले का क्या करे? वो 2 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, उसकी वेलोसिटी पर असर। तब इसी में से अब हमको इस हल्के वाले को क्या मान लेना है, इसको क्या मान लेना है? ये क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। किधर की तरह, किधर के, मेरी तरह। चलिए, ऑब्जेक्ट जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज जाएगा इधर 5 मीटर पर सेकंड से, नहीं जाएगा। और अगर मिरर जा रहा है उधर 2 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज उधर ही जाएगा लेकिन 4 मीटर पर सेकंड से, और नेट जो होगा वो इधर की तरफ होगा 1 मीटर पर सेकंड। सही तो है? ये 1 मीटर पर सेकंड से इधर आएगा। बोलिए बोलिए। चलिए ठीक है, इसका बताइए क्या है? क्या होगा आफ्टर कोलिजन? क्या सबसे पहले तो ये बताओ कि इसका क्या होगा? वो रेस्ट में ही रहेगा। उस ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रक खड़ा है, आप पीछे साइकिल लेकर ठोक दोगे तो ट्रक आगे बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अभी भी कैसा रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन इस पर तो असर पड़ेगा ना। इसको क्या मानना है? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? और ये क्या है? ये इमेज है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज जाएगा इधर 5 मीटर पर सेकंड से। अब मिरर तो मूव कर नहीं रहा है, इसका मतलब वही स्पीड रह जाएगा उसका। ये नहीं समझ में आया? अब पता नहीं, मतलब इसका फायदा हुआ कुछ मेरा ये बताने का? कुछ फायदा हुआ? बाकी लोग जैसे है ना फॉर्मूला और लगाएंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूसरे हिसाब से सोच के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज रेस्ट में पड़ा है और एक बहुत हल्की चीज आके इसे इलास्टिकली टकरा रही है, तो ठीक उसी स्पीड से वो बाउंस बैक कर जा रहा है। अरे बोलो हाँ। तो ये सिचुएशन ना कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे करके देता है कि एक बॉल है, उसको जब फर्श पे मारा गया तो वो इलास्टिकली टकराया। का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? फर्श को हम क्या मानेंगे? एक बहुत भारी मास। अरे फर्श धरती है रे भाई, धरती बहुत बड़ा मास ना हो गया। तो फर्श को हम लोग मानेंगे एक बहुत भारी मास, यानी हम ये मान लेंगे जो कि कैसा पड़ा है? रेस्ट में पड़ा है। तो इलास्टिकली टकराने का मतलब हुआ है कि टकराने से पहले अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से टकराया था, तो टकराने के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड से ही बाउंस बैक करेगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस, जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से उछलेगा। तो क्वेश्चंस में कभी ये वर्ड यूज किया जाता है कि एक बॉल को दीवार से चला के मारा गया और वहां वो इलास्टिकली टकराया। का क्या मतलब हुआ? कि दीवार एक बहुत भारी मास ना हुआ, मतलब ये हुआ कि 10 मीटर पर सेकंड से टकराएगा तो 10 मीटर पर सेकंड से ही वापस आएगा। सही है? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। बोलो बोलो। देखो, बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो आपको याद है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था? डिफॉर्मेशन तो होता था लेकिन रिफॉर्मेशन होता ही नहीं था। और अगर रिफॉर्मेशन नहीं होता था तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा और एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि टकराने से पहले वेलोसिटी भले अलग अलग है, बोलिए ना, मासेस भी अलग अलग हैं, लेकिन टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया है? सेम कर दिया है। बोलिए। तो इस केस में कोई फॉर्मूला और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप मोमेंटम कंजर्व करा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाई कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम, है कि नहीं? m इंटू भी लीनियर मोमेंटम होता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 एंड द फाइनल मोमेंटम इज m1 प्लस m2 इंटू v। अभी v ही ना निकालना था, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू m1 v1 प्लस m2 v2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बोलो बाबू, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और इतनी होगी, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस। और मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको याद करिए। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन आएगा, हम मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ दो अननोन है ही नहीं, यहाँ अननोन सिर्फ कितना है? एक है, तो इसीलिए एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। अरे बोलो। अच्छा है, एक काम करो, जो तुमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये फॉर्मूला तुमने डिराइव किया था, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अगर हम लोग ई की जगह कितना डाल दें? ई की जगह कितना डाल दें?
तो आपको नहीं लग रहा ये टर्म गायब हो गया? और क्या मिला? m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, जा, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। इससे भी प्रूफ हो जाता है। क्या है ये? चलिए ठीक है, सही है। चलिए ये क्वेश्चन है, बोलता है कि एक 4 kg का ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक 2 kg का ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आपको बताना है कि कोलिजन के बाद ये दोनों किस स्पीड से मूव करेगा अगर ये एक परफेक्टली इनइलास्टिकल। सबसे पहली बात थी कोलिजन के बाद ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा और सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, है कि नहीं? ये 4 kg का और ये क्या 2 kg का। मैंने क्या कहा? चुपचाप मोमेंटम कंजर्व करा दीजिए, क्योंकि मोमेंटम तो हर टाइप के कोलिजन में कंजर्व रहता है। तो बताइए क्या किया जाए? 4 गुना 10 प्लस 2 गुना 5 बराबर 4 2 कितना 6 गुना v। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 40 और 20 कितना? अब 40 और 10 50 ना होगा, 50 डिवाइडेड बाई 6 इतना मीटर पर सेकेंड। 8 6 48, 8.333। तो रहने दीजिए, 2 3 को 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से ये पूरा सिस्टम अभी मूव कर रहा होगा। क्या क्या बोलते हो? सही है, चलो ठीक है।